Hello students, welcome to Daily News Analysis program. This video is presented by Ethic IAS, one of the most prominent institute for IAS and state PCS examination. आज 29 अगस्त है और इस वीडियो में हम आज के दिन जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके एग्जाम से रिलेवेंट हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा करप्शन रिफ्लेक्ट्स अ क्राइसिस ऑफ एथिक्स वैल्यू। ये जीएस पेपर 4 का हिस्सा है जो कि एथिक्स के अंडर में आता है। हमारा अगला टॉपिक होगा साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। दिस कम्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी और ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनेस्को फेलिक्स हाउफेट बॉयगनी पीस प्राइज़। ये प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारा आज का लास्ट का टॉपिक होगा मॉन साइक्लोन। ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है जो कि ज्योग्राफी के अंडर में आता है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एथिक आईएएस यूट्यूब चैनल और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले न्यूज़ से। बिजनेस लाइन में पब्लिश हुआ है ये ओपिनियन, करप्शन रिफ्लेक्ट्स अ क्राइसिस ऑफ एथिक्स वैल्यूज़। तो हाल ही में हम जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां सालगिरह मनाया गया है इंडियन इंडिपेंडेंस का, और हमारे इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में करप्शन से रिलेटेड कुछ बातें कहीं और उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए और आज भी हम पूरे दुनिया में एक करप्ट देश के नाम से जाने जाते हैं। इसको एक करप्ट देश के नाम से ब्रांडिंग किया जा रहा है, लोग इंडिया को एक करप्ट नेशन की तरह जान रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है और इसके क्या क्या ओपिनियन हो सकते हैं, कैसे इसको सही किया जा सकता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने बात किया है। अब क्या क्या यहाँ पर बताया गया ये वो देखते हैं और क्या ओपिनियन रहा है, तो क्या क्या कंसर्न एरिया रहे हैं या फिर कौन कौन से एरिया में करप्शन ज़्यादा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनसे कोई पूछताछ नहीं करता है और वो बहुत ज़्यादा करप्शन के पार्टिसिपेंट हैं। उनके वजह से ही मेजर पार्ट्स जो भी करप्शन हो रहा है इंडिया में हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सेगमेंट है वहाँ पर करप्शन लगभग हर जगह करप्शन पाया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह पाया जाता है, बट या ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन फाइंड करप्शन। रियल स्टेट करप्शन सबसे ज़्यादा अनबेरेबल है। जैसे कि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी ज़मीन है बेचना है ख़रीदना है, प्रॉपर्टी जैसे लोग खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय बहुत ज़्यादा घपला होता है। लोग एक ज़मीन को कई जगह बेच दे रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। इसी तरीके से प्लानिंग परमिशन, जैसे नए नए बिल्डिंग को बनाने के लिए प्लानिंग परमिशन जो दी जाती हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा 2 बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया गया, 80 करोड़ का बिल्डिंग 20 करोड़ का वहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया, मतलब 100 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करप्शन था। पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? तो अभी हाल ही में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था वहाँ पर प्लूम पोर्टफोलियो बनाया गया। प्लूम पोर्टिफिकेशन मतलब कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, नए मिनिस्टर्स वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, राइट। जैसे कि आप हमारे इंटरनेशनल मिनिस्टर की बात कर सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो भी हैं हमारे, उनके बारे में देख लीजिए, या फिर अमित शाह हैं। तो ये कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि अभी नए नए इनको अपॉइंट किया गया है अपने डिपार्टमेंट में। और लॉ इन्फोर्समेंट में करप्शन की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बदनाम है करप्शन से लेकर। कहीं पर आप जाइए 100 रुपये दे दीजिए, अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं तो 100 रुपये दीजिए, तो या फिर आपको एफआईआर कराने जाना है तो वहाँ पैसे देने हैं। हर जगह करप्शन देखा जाने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर बताया गया, ये कंसर्न एरिया है जहाँ पर करप्शन दिया जाता है। अब सजेशन जो दिए गए हैं करप्शन को कैसे घटाया जा सकता है, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है वो है एजुकेशन। अगर प्रॉपर एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड किया जाए तो हमारा करप्शन से हम निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग भी करप्शन में इंगेज होते हैं, जैसे कि या घूस देना, घूस लेना, या फिर जो भी करप्शन का मामला है, चाहे कि ब्लैक मनी एक्वायर करना या फिर किसी को दूसरे को ब्लैक मनी देना या कुछ भी ऐसे तरीके के काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श पेनल्टीज़, मतलब बहुत बुरी सज़ा होनी चाहिए। तभी जाके ऐसे लोग डरेंगे और करप्शन कम हो सकता है। मीडिया और गवर्नमेंट को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी करने चाहिए ताकि जो भी इंडिविजुअल करप्ट हैं, जो कि बड़े बड़े करप्ट होते हैं, नेता हो गए या फिर कोई भी पोर्टफोलियो में, कोई ज़रूरी नहीं है नेता ही करप्ट हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, कोई भी जो करप्ट हो, ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशंस करके उनको बाहर लाया जाना चाहिए और करप्शन को रोका जाना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में हमने बात कर लिया। इसके साथ साथ ही जो भी पर्सनल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि आप हम आम आदमी हो गए, हम हो गए, आप हो गए, तो सबके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर प्रोसीजर मतलब जैसे आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए हैं या आप कोई भी काम करने गए हैं जो कि ऑफलाइन होता है, तो वहाँ पर आप अक्सर क्या करते हैं, पैसे देकर आप अपना काम जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हो सकता है करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सबका काम भी आसानी से हो जाए। लेकिन जब बीच में ये करप्शन आता है, जो लोग पैसे देकर अपना काम कराते हैं, बीच में जो लाइन लंबी लगी रहती है, तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। करप्शन तो हो ही रहा है, पूरा सिस्टम भी साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक सीवियर लेजिस्लेशन, मतलब सीरियल एक लॉ बनाना चाहिए इसके अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से ये कम हो सकता है।
मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है और यहाँ पर कैस्परस्काई जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये एंटीवायरस ये सब चीज़ें बनाती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। इस कंपनी ने वार्न किया है कि एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक होने वाले हैं और अभी भी चल रहे हैं। ये खबरों में है, अब हम ये डिटेल में देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या है। तो 2020 के स्टैटिस्टिका सर्वे के अकॉर्डिंग 25 स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जहां पर 2/3 पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है। अब आप जानते हैं स्मार्टफोन लगभग हर एक इंसान के पास है। एक घर में 5-6 स्मार्टफोन है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लैंडलाइन होता था या फिर एक मोबाइल होता था जिससे सब यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या हाल है, इवन स्कूल गोइंग बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं उनके पास भी स्मार्टफोन हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया के 25 स्टेट्स में, तो 2/3 पॉपुलेशन के पास इंडिविजुअल स्मार्टफोन है और इनमें से 31% लोग ऐसे हैं जो कि पैसा लेते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब लेन देन जो पैसों को होता है वो ऑनलाइन करते हैं, चाहे एप्लीकेशन के द्वारा या फिर मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। और उनमें से 14% लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग रिलेटेड पर्पज़ से अपना फ़ोन यूज़ करते ही करते हैं। अब हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, मतलब ये जो भी स्टेटमेंट आए हैं इस कैस्परस्काई कंपनी की तरफ से क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रोजन जो भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मॉलवेयर है। ये आपके पैसों को अपने बैंक अकाउंट से आपके निकाल सकता है बिना आपके जानकारी के। जैसे आप देखते रहते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा स्कैम होता रहता है, आपसे OTP मांगा जाता है, तो वो सब तो खैर स्कैम्स है। लेकिन अब आपके बिना जाने पैसा अगर निकाल लिया गया, आपको बिना इन्फॉर्म किए या फिर आपसे बिना OTP लिए, तो वो बहुत एक डेंजरस मुद्दा है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये काम कैसे करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं। पहले बात तो ट्रोजन क्या है, ट्रोजन एक मलिशियस कोड है या फिर सॉफ्टवेयर है, एक पूरी तरीके से खुद में एक एप्लीकेशन होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं या कोड होते हैं और देखने में बिल्कुल लेजिटिमेट, मतलब देखने में बिल्कुल ही एक्चुअल लगता है कि हाँ यही ओरिजिनल होगा। और हमारे स्मार्टफोन में हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं और हमारे फ़ोन को जो भी हैकर्स है वो कंट्रोल करके हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या फिर वो एक तरीके से हमारे फ़ोन को ही पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ICICI बैंक का अकाउंट है या फिर SBI का है या फिर बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बैंक अकाउंट है, तो आपने ICICI का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। अब आपको क्या लगता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन से मल्टीपल काम होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ऐप से संतुष्ट नहीं होते हैं या फिर आपने फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, फिर दोबारा आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो प्ले स्टोर पर एक सिमिलर सा ऐप आपको दिखेगा और आप गलती से अगर आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही साइबर जो भी ये साइबर क्रिमिनल हैं उनके पास आपके फ़ोन का एक्सेस चला जाएगा। अब फ़ोन का एक्सेस चला जाएगा, वो आप मॉनिटर करके फ़ोन का आपका पैसा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो एनेबिस मोबाइल बैंकिंग, रोमिंग मैंटिस, तो ये बहुत सारे प्रोलिफिक मैलवेयर हैं या फिर जो ट्रोजन होते हैं, बैंकिंग ट्रोजन होते हैं, ये वही काम करते हैं। अब रेगुलेशन में इश्यूज़ क्यों आती है, जैसा कि मैंने बताया प्ले स्टोर पर भी आपको सिमिलर से ऐप देखते हुए मिल सकता है, तो लेकिन इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सकता। तो जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी टैलेंट होता है या फिर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उस टैलेंट की कमी है हमारे देश में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, डेटा हो, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो, इन सब की कमी है। इसी की वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर अटैक्स हैं हमारे डिवाइसेस पे दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंटरऑपरेटेबिलिटी कंपाउंड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि एक बैंक दूसरे बैंक में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना या फिर एक प्लेटफॉर्म, मान लीजिए आपके पास फ़ोन पे है, आपको गूगल पे पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये इंटरऑपरेबिलिटी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लूप होल्स मिल जाती हैं और लूप होल्स जहाँ मिला वहाँ से पैसे गायब। तो ये एक बहुत ज़्यादा रेगुलेशन में इश्यूज़ आता है। अब चाइना ने क्या किया है कि सारी कंपनी को, इंटरनेट कंपनीज जितनी हैं, सब ने ऑर्डर कर दिया है कि जो भी पेमेंट सर्विसेज हैं अपने प्लेटफॉर्म पर लागू करें, इसको सिक्योर करें। और इंडिया में भी नए लॉ की डिमांड की जा रही है कि लाइसेंस मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि ऐसे इश्यूज़ को रोका जा सके। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पर्सनल लेवल पर ऐसे अटैक्स को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब हम ऑनलाइन पैसा किसी को भेज रहे हैं या किसी से रिसीव कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। हमें ध्यान से, कोई भी अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑफिशियल ही होना चाहिए। इन तरीक़ों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे हम डिजिटल हाइजीन होते हैं, जैसे कि मोबाइल को अपडेट रखते हैं, रिबूट करते हैं, रेगुलरली चार्ज करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मोबाइल के या फिर डिजिटल हाइजीन की प्रैक्टिस हम करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, आपको जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन करने हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने हो, तो आप सिक्योर VPN से कनेक्टेड हों। आप जानते हैं इंडियन मेंटालिटी या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ उनकी मेंटालिटी फ्री वाली होती है। अगर उनको कहीं फ्री वाईफाई मिल गया तो तुरंत कनेक्ट करते हैं। अब फ्री वाई मिलते ही कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा बन सकता है। नॉर्मल काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है तो आप प्लीज़ सिक्योर VPNs को ही कनेक्ट करके काम करें या फिर अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके सारे काम करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और जो iOS यूज़र हो तो वो अपने मोड को, अपने फ़ोन को एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, फिर लिमिटेड फंक्शनैलिटी पे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि ऐसे पोटेंशियल मॉलवेयर उनके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो और बैंकिंग से, साइबर सिक्योरिटी से वो बच सकें। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ,
एंजेला मार्कल विंस यूनेस्को पीस प्राइज़ फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजी। तो यहाँ पर खबरों में बताया गया है कि जर्मन के जो भी चांसलर हैं एंजेला मार्कल, इनको 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज़ मिला है क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजीज़ का बहुत हेल्प किया है, अपने कंट्रीज़ में स्वागत किया है और बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है उनको आगे बढ़ाने में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्राइज़ के बारे में। तो प्राइज़ क्या है, इसको ऑफिशियली फेलिक्स हॉफेट-बोइगनी यूनेस्को पीस प्राइज़ कहा जाता है। और ये किन के नाम पे रखा है, तो ये आइवरी कोस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पर इस प्राइज़ का नाम रखा गया है। आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और ये हर साल अवार्ड किया जाता है। 1989 से ही ये स्टार्ट हुआ है और हर साल इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन को अवार्ड किया जाता है जो भी सिक्योर रिसर्च ऑन सिक्योर एंड पीस, मतलब जो भी पीस के ऊपर काम करते हैं, चाहे रिसर्च करते हैं, चाहे प्रमोट करते हैं या फिर एफर्ट डालते हैं, उनको ये पीस का प्राइज़ हर साल मिलता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1989 से, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ। 3 killed 4 injured in Philippines as tropical cyclone Maon intensified। तो फिलीपींस के एक आइलैंड पे, या फिर फिलीपींस हम जानते हैं आर्किपेलागो, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये कई कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, और साइक्लोन यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ने यहाँ पर हिट किया है और बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर माहौल क्रिएट कर दिया है, बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जान लेते हैं साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है। फिलीपींस और जापान की बात करें तो यहाँ पर इसी साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। वहीं इंडिया में से हम साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन बनने का कारण क्या होता है? साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं, यानी कि पानी, मतलब तेज़ तूफान वाली बारिश को साइक्लोन कहते हैं। तो विंड का स्पीड, विंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब मिलकर एक साइक्लोन बनाते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें साइक्लोन कैसे बनता है, तभी उसको मैं बताऊंगा। उससे पहले हम ये माउन के बारे में जान लेते हैं। तो माउन जो है ये 6th ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि साउथ एशियन कंट्री में इस साल हिट किया है। मतलब इससे पहले 5 साइक्लोन्स और आ चुके हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में तबाही मचा चुके हैं। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, डायरेक्शन आपको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ ईस्ट कौन हुआ? तो ये वाला डायरेक्शन जो भी है साउथ ईस्ट हुआ। अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहा जा रहा है। तो एशिया में कौन कौन कंट्रीज़ आते हैं यहाँ पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एशियन, किर्गिस्तान, चाइनीज़, ये सब सारी जो कंट्रीज़ हैं एशिया में आते हैं। अब साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से अगर हम रेफरेंस लेंगे तो ये कंट्रीज़ जो भी हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज़ हैं, ये साउथ एशियन कंट्री है। तो ये अभी जो साइक्लोन्स आ रहे हैं ये फिलीपींस, यहाँ देख सकते हैं, इन आइलैंड्स पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, राइट। इसके बाद हम क्या जानेंगे, ये फिलीपींस जो है ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर प्रोन कंट्री है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजास्टर साइक्लोन की वजह से फिलीपींस में ही आता है। और यहाँ पर अभी तक लगभग 20 टाइफून, ये हर साल 20 टाइफून तो यहाँ पर आ ही जाता है। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछता है द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑप्शन में अगर फिलीपींस है तो आप फिलीपींस मार्क कर देंगे, बिकॉज फिलीपींस ही ऐसा देश है जहाँ पर 20 से ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को हर साल मिलते हैं। अप्रैल में अगर हम बात करें तो अप्रैल में मैगी नाम का एक स्टॉर्म हिट किया था फिलीपींस में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग, फ्लडिंग और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मौत हो गई थी इसी कारण। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लोन। और देश में हम यहाँ पर देख लिया। अब साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है लास्ट में वो देख लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर ओशन है, ओशन सन रेस की वजह से गर्म होता है, यहाँ पानी स्टीम बन के ऊपर जाता है। ऊपर क्योंकि क्लाउड ठंडा होता है हवा यहाँ पर, तो ये जो स्टीम ऊपर बन के जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर नीचे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ पर मूवमेंट होता है विंड का, और पानी अपने साथ उठा लेता है। तो यहाँ पर जो क्लाउड है यहाँ से भी पानी इनको मिल जाता है। तो ये एक साइक्लोन, एक चक्रवात बन जाता है और एक जगह से मूव करके, मतलब कि ओशन से मूव करके लैंड की तरफ आता है, वहाँ पर शोर्स पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट cyclone and how tropical storms are formed, right? So this was all about today's video. Thank you for watching. If you have any doubts in any topic, please write down in the comment box. हम अगले वीडियो में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे. See you next video. Till then, goodbye.